मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जिसका नाम है बस की यात्रा। ठीक है बच्चों, और ये लिखा हुआ है हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है बच्चों, तो हरिशंकर परसाई जी जो ये लेखक हैं, ये इन्होंने व्यंग्य बहुत ज्यादा लिखे हैं, तो इनको मुख्य रूप से व्यंग्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि व्यंग्य क्या होता है। बच्चों, व्यंग्य होता है समाज में व्याप्त विसंगतियों के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाना। ठीक है, उसी को व्यंग्य कहा जाता है। समाज में जो विसंगतियां होती हैं, कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो समाज के लिए अनुकूल नहीं होता है, उसी के विरुद्ध जब लेखक अपनी लेखनी से अपने विचार प्रकट करता है, उस तरह की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है, उस तरह की समस्याओं को समाज के सामने जो है प्रेषित करता है अपनी लेखनी के माध्यम से, उसी को जो है व्यंग्य कहा जाता है। और हरिशंकर परसाई जी जो है वो मूल रूप से एक क्या है, व्यंग्यकार है। उन्होंने बहुत से व्यंग्य लिखे हैं। समाज में जो व्याप्त विसंगतियां हैं उनको समाज के सम्मुख प्रेषित किया है अपने लेखन के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो ये बस की यात्रा जो ये चैप्टर है बच्चों हमारा, ये जो प्राइवेट कंपनियों की जो बस होती है बच्चों, उनकी जर्जर स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बहुत बार ये होता है बच्चों की ग्रामीण क्षेत्रों में या यहाँ पे भी ये होता है कि किसी बस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, फिर भी उसमें जो है सवारियों को भर करके ले जाया जाता है, जो कि हर किसी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक, यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ बिंदु यहाँ पे दिए हैं। यात्रा का कारण, बस की स्थिति, यात्रा के अनुभव, असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन और बस का खराब होना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बिंदु मैंने दिए हैं। इन बिंदुओं से हम ये जो पूरा जो हमारे चैप्टर है इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, वो अपने जीवन की एक घटना को याद करके उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको एक संस्मरण के रूप में भी हम समझ सकते हैं। ये एक संस्मरण भी है उनके जीवन का, जो जीवन में जो घटना घटित हुई होगी उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे लेखक जो है अपने मित्रों के साथ में, अपने जो है 5 मित्रों के साथ में वो पन्ना एक जगह है, वहां से वो सतना के लिए शाम को 4 बजे चलते हैं। इस बस के, ये लास्ट बस है क्योंकि वहां तक जाने के लिए उनको जो है जबलपुर से जो है ट्रेन पकड़नी है और अपने मित्रों के साथ में है, और ये लास्ट बस है। तो इस बस में उनको जो है अपनी यात्रा करनी है, तो अपने दोस्तों के साथ वो इसमें अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो यात्रा को जो वो शुरू करते हैं, तो जो आसपास के लोग होते हैं या वहां पे कुछ अनुभवी लोग होंगे, उन्होंने ये कहा कि इस थाम वाली बस से आप सवारी मत कीजिए। ठीक है, वो ये संज्ञा देते हैं कि जो ये बस है ये डाकिन की तरह है। लेखक सोचते हैं कि क्या पता अगर ये कह रहे हैं कि इस बस से जो है यात्रा नहीं करनी है, तो हो सकता है कुछ डाकुओं का खतरा होगा, शाम हो रही है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये बस ही क्या है, डाकिन है। डाकिन क्यों है? क्योंकि बस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और ये कहीं पे भी आपको जो है धोखा दे सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यात्रा का कारण मेन यही था कि वो अपने दोस्तों के साथ, उनको पन्ना से सतना के लिए पहुंचना है, तो मजबूरी से उन्हें इसी बस से जो है सवारी करनी है, और वहां पे जो है जबलपुर से उनको जो है ट्रेन पकड़नी है, और माध्यम सिर्फ यही बस थी कि जिसमें उनको यात्रा करके जो है वो टाइम पे जो है वहां तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं हम बस की स्थिति। उसके बाद जैसे तैसे बच्चों जब ये लोग बस में बैठते हैं, लेखक और उनके 5 मित्र, तो वो कहते हैं कि जब हम बस में बैठे तो बस जैसे स्टार्ट हुई तो इतनी आवाज आई, इतनी कंपन बस में हो रही थी कि हमें लगा कि ये बस तो क्या है, पूरी की पूरी इंजन है और हम जो है उस इंजन के ऊपर ही बैठे हुए हैं। लेखक को ऐसा प्रतीत होता है। आगे लेखक कहते हैं कि बस की जो खिड़कियां थी, वो खिड़कियां जो है, ज्यादातर जो खिड़कियां थी वो टूटी हुई थी। आसपास को जो दृश्य था वो जो है साफ दिखाई दे रहा था। जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जो पर्वत हैं, वो साफ जो है वहां पे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो है जो खिड़की थी वो ज्यादातर खिड़कियां जो है टूटी हुई थी और जहां से बहुत ज्यादा हवा भी अंदर आ रही थी। तो लेखक कहते हैं
कि हम जो है उन खिड़कियों से भी हम थोड़ा हट के बैठे, जो बची खुची जो खिड़कियां थी उनसे भी हम थोड़ा दूर हट के बैठे कि कहीं कोई कांच जो है हम पे न चुभ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक को जब वो अपने 5 मित्रों के साथ यहाँ पे सवारी कर रहे होते हैं तो उनको जो है विदा करने के लिए जो उनके मित्र आते हैं, तो जब वो देखते हैं कि इस बस की स्थिति तो इतनी खराब है, तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि आज हम अपने मित्रों को जो है अंतिम समय में विदाई दे रहे हों। और फिर वो सोचते हैं, लेखक कहते हैं कि उनकी आंखों से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो इनकी आंखें ये कह रही हों कि जिंदगी में आना जाना तो लगा रहता है, जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन तो जो है भगवान के पास जाना ही है। तो हो सकता है कि आज इनके जीवन का भी ये अंतिम दिन हो, क्योंकि बस की स्थिति बहुत खराब थी। तो उनके मित्र भी ये सोच रहे थे, जो उनको जो है वहां पे उनको विदा करने के लिए आए थे। तो लेखक कहते हैं कि उनकी आंखों से भी मुझे यह प्रतीत हो रहा था। आगे लेखक कहते हैं कि जो ये बस थी, यह ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बस जो है एक वृद्धा हो, जिस तरह से एक वृद्ध स्त्री का शरीर जो है पूरा शक्तिहीन हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो इसी प्रकार ये बस देख करके हमें ये लग रहा था कि एक वृद्धा हो और इस वृद्धा के ऊपर हम जबरदस्ती जो है बैठ गए हों और वो हमें क्या है ढो रही हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे जब लेखक जो है यात्रा का अनुभव पे अब हम आते हैं। लेखक जब इस बस में बैठते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको ये लगता है कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है जैसे कि इंजन हो और हम सब जो है उस इंजन के ऊपर बैठे हुए हों, लेखक को ये प्रतीत हो रहा है। उसके बाद लेखक देखते हैं कि कहीं पे भी जो है उसका स्टीयरिंग ऐसा लगता है कि निकल सकता है, बस का ब्रेक फेल हो सकता है। तो ऐसे ही जब वो सोच रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो वहां पे उस गाड़ी के जो कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो भी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो वो उनको बताते हैं, पूछते हैं कि जब आपको पता है कि बस की स्थिति जो है इतनी खराब है, तो आप क्यों मतलब जबरदस्ती इस तरह की बसों में जो है सवारियां खुद भी करते हैं और सवारियों को ले जाते भी हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, जो है बस ठीक है और ये अच्छी से चलेगी। तो आगे कुछ देर आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता है। पेट्रोल की टंकी में जैसे ही छेद हो जाता है तो सारा का सारा पेट्रोल जो है नीचे गिरने लगता है। तो जो बस के कंपनी के जो हिस्सेदार होते हैं वो उस सारे पेट्रोल को एक बाल्टी में निकाल देते हैं और बाल्टी में पाइप के माध्यम से उसको जो है इंजन में डालते हैं। तो लेखक फिर इसमें व्यंग्य करते हैं और एक हंसी के तौर पे बच्चों यहाँ पे लेखक का काम ये होता है, एक व्यंग्यकार का ये काम होता है कि वो डायरेक्ट उस स्थिति का चित्रण दर्शकों के सामने या पाठकों के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि एक कहानी के माध्यम से, एक हंसी के माध्यम से उसको दर्शाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें ये लगता है कि कहीं थोड़ी देर बाद ये न हो कि कहीं जो कंपनी के जो हिस्सेदार साहब हैं वो पूरे का पूरा जो है इंजन उठा करके अपनी गोदी में न रख दें। तो धीरे धीरे जो है आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो उसके बाद जो है गाड़ी का जो पहिया है वो टायर जो है उसका टायर पंचर हो जाता है। फिर लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर हम वहां पे रुके, फिर शाम होने लग गई थी, आसपास जो पेड़ आ रहे थे, जैसे ही बस चल रही थी उसके बाद उन्होंने टायर से जो है एक टायर चेंज किया, उसकी स्थिति भी ठीक नहीं थी, वो भी घिसा पिटा टायर था, लेकिन उसको जैसे तैसे उस पर लगा दिया गया। उसके बाद लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बस की जो गति है वह धीमी हो गई। पेड़ जब गुजरते हैं तो मुझे ये महसूस होता है कि ये पेड़ जो है ये क्या है, हमारे दुश्मन है। अब यहाँ पे लेखक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बनता है कि लेखक वृक्षों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा है, क्योंकि दुश्मन तो होते नहीं, लेकिन वो इसलिए समझ रहा है क्योंकि बस की स्थिति ऐसी है कि सामने आते हुए पेड़ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बस उनपे टकरा रही हो, और एक पेड़ जैसे ही चला जाता है तो दूसरे पेड़ के आने की प्रतीक्षा वो करने लगते हैं, और इस तरह से उनको हर पेड़ जो है अपना दुश्मन नजर आता है कि न जाने कब जो है बस उस पेड़ से टकरा जाए। तो उसके बाद लेखक ये कहते हैं कि जैसे ही कहीं पे कोई झील आती है, कोई नदी नाला आता है, तो उनको ये लगता है कि अभी अभी बस जो है इसमें गिरती है और हम नहीं तो डूब मरेंगे। तो इस तरह से उनके मन में एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि बस की जो स्थिति है वह जो है ठीक नहीं है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है, असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी ने 2 आंदोलन चलाए थे। महत्वपूर्ण भूमिका इन 2 आंदोलनों की थी, वो था हमारा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे
लेखक ने इन दो आंदोलनों का जिक्र जो है यहाँ पे बस की स्थिति से किया है। वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है हमें कि ये जो बस है ये शायद उस जमाने में कुछ नई रही होगी, अब तो ये बूढ़ी हो गई है। जब गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाया था, हो सकता है ये उस जमाने की हो, क्योंकि आज जो है इसके जो पुर्जे हैं वो इस तरह से एक दूसरे से संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। वो एक दूसरे से उनकी दूरी बनी हुई है, एक दूसरे से इतने झटके, इतने ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब सीट में भी बैठे हुए हैं तो सीट का हमारी बॉडी से ऐसा लग रहा है कि जैसे कनेक्शन ही नहीं है, यानी कि वो इतने उछल रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है उन्होंने इन दोनों आंदोलनों की यहाँ पे चर्चा की है कि जिस प्रकार से असहयोग का मतलब होता है सहयोग न देना, कि बस के कोई भी पुर्जे जो है आपस में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस आंदोलन का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो बच्चों इस तरह से धीरे धीरे जो है बस खराब हो जाती है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत धीमी हो जाती है और लेखक को ये लगता है अब पन्ना तो क्या, शायद हम अपनी मंजिल तक तो कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं लगता है कि हम सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। तो लेखक को जो है यहाँ पे बहुत ही चिंता होने लगती है। दोबारा से जब बस खराब होती है फिर वो लोग रुकते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लोग फिर जो है सभी मित्र जो है वो बस में बैठते हैं और बस फिर चलना स्टार्ट हो जाती है बहुत ही धीमी गति में। उन सब लोगों का हंसी मजाक आपस में चलता रहता है और कहीं ना कहीं एक चिंता बनी हुई रहती है कि कैसे हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और कब हम जो है सुरक्षित अपने स्थानों तक पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ये एक व्यंग्य है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो समाज में जो विसंगतियां हैं, जिस तरह से समाज को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिन चीजों का नवीनीकरण होना चाहिए वो उन चीजों का नवीनीकरण नहीं हो पाता है। तो इस तरह की जो ये व्यवस्था है, इसके ऊपर जो है हरिशंकर परसाई जी ने एक कहानी के माध्यम से जो एक प्रहार किया है कि इस तरह से जो है मनुष्य की जिंदगी को दांव पर लगाते हुए जो है हर इंसान जो है अपने स्वार्थ या अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है और मनुष्य जाति के लिए उसके मन में कोई भी श्रद्धा भाव या कोई भी दया का भाव नहीं रह गया है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर का बच्चों मैंने आपको सारांश अभी थोड़ा बता दिया है। इसमें लगभग सभी बिंदु बच्चों मैंने इसमें पॉइंट आउट किए हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से अपनी नोटबुक से अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।